हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आ गया हूँ मैं फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के। हालांकि मुझे मालूम है कि इस टॉपिक का आप सब का जो है बहुत आप सब जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और बहुत सारे कमेंट्स में भी मैंने पढ़ा कि सर ओम्स लॉ जो है आप थोड़ा सा अच्छे से डिफ़ाइन कर दें। बुक में सिर्फ डेफिनेशन दिया है और उसके अलावा कुछ और नहीं बताया गया है, तो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दें ओम्स लॉ को। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है मैं आ गया हूँ ओम्स लॉ को लेकर के। बट मैं आपको इससे पहले कुछ और चीज़ें हैं, एक इन्फॉर्मेशन छोटा सा वो मैं आपको देना चाह रहा था कि डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही जल्द अब जो है आयोटा क्लासेस का एक ऐप भी देखने को मिलेगा और एक वेबसाइट भी आपको आयोटा क्लासेस का बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशंस और हर एक फिजिक्स के केमिस्ट्री के हर एक के जो है आपको लेक्चर्स के कॉपीज़ ना, उसके नोट्स वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो ओम्स लॉ है, अच्छा इससे पहले भी एक बात और मैं बता दूं कि आपको जो है बहुत जल्द ही हमारे चैनल पर 11th और 12th के भी मैथ्स के सॉल्यूशंस और इसके सारे के सारे इंट्रोडक्शंस वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा 9th क्लास के अभी तो फ़िलहाल 9th 10th का मैथ्स और फिजिक्स चल रहा है, बहुत ही जल्द आपको मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगा। फर्दर अगर आपको बायो को भी लिए चाहिए तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं बायो के लिए स्पेशली एक टीचर हायर करके मैं आपको बायो का भी लेक्चर्स प्रोवाइड करवाऊँ। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे ओम्स लॉ के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा। तो अच्छे से देखना आप, अगर आपने स्किप करके नहीं देखा है, अच्छे से देखा है, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि इससे रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब ख़त्म हो जाएंगे और ये सारी चीज़ें फिर आपको 12th में आएंगी और यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इंशाल्लाह आपको वहाँ भी किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो 4 टॉपिक्स जो हम लोग कवर करने वाले हैं, वो 4 टॉपिक क्या क्या है, मैं उस टॉपिक का नाम बता दूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो कवर करेंगे वो है हमारा ओम्स लॉ। तो सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे, देखेंगे। देन उसके बाद जो है हम लोग ओम्स लॉ के बारे के बाद जो है उसकी डेफिनेशन हर एक चीज़ क्लियर करने के बाद हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में जानेंगे। तो रेसिस्टेंस को जानने से पहले आपको रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। हालांकि ये मैंने अपने पिछले वीडियो में कर रखा है, बता रखा है, मैं यहाँ भी आपको बता दूँगा। देन इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कि स्लॉप के बारे में बात करेंगे, जो हमारा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो स्लॉप बनता है, वो स्लॉप कैसा बनता है, कैसा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन जो है हम लोग जो लास्टली बात करेंगे कि हाउ ओम्स लॉ वेरीफाइड, कैसे ओम्स लॉ को वेरीफाइड किया जाता है, वो इसके बारे में भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ये भी टॉपिक देखेंगे। ये चारों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में अदल बदल करके 4 टॉपिक्स में इसको एक टॉपिक आता ही आता है। तो इन 4 टॉपिक अगर आपने कर लिया और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर इस टॉपिक्स को आपने अच्छे से कर लिया है तो इंशाल्लाह आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, खास करके सीपीएससी बोर्ड में। आइए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जाने के ओम्स लॉ के बारे में जाने। ओम्स लॉ के बारे में जानने से पहले देखो, ओम्स लॉ का जो है डेफिनेशन आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, है ना, कि ओम्स लॉ जो है वो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन व्हाट, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस का जो बीच का जो रिलेशनशिप है वो दिखाता है। एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम लोगों ने बार बार पढ़ा, बट ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो ये दिखाता है, रिलेशनशिप बताता है, आखिर क्या है ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो ये रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन है, तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल के साथ जो है समझा रहा हूँ। देख लो, अगर हमारा, समझ लो इस बात को कि एक बीकर है, देखना ये क्या है, हमारा एक बीकर है और इस बीकर में क्या है कि वाटर अभी क्या है, हमारा फुल है। हमें मालूम है जब वाटर भी बहेगा तो फ्लो ऑफ वाटर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ वाटर को वाटर करंट कहते हैं ना। एनीथिंग विच कैन फ्लो इट इज कॉल्ड करंट। ये मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि करंट का डेफिनेशन ही मैंने आपको बताया था इसके बारे में। चलिए आइए, तो ये सारे इसमें क्या है, भी वाटर है। तो वाटर का भी मैं देखूँ तो अगर मैं लेवल में अगर उसको डिनोट कर दूँ तो देखो, तो यहाँ पर है हमारा ये वाटर का फर्स्ट लेवल है। अगर सपोज ये हो गया लेवल 1, यहाँ हो गया हमारा लेवल 2, यहाँ हो गया हमारा लेवल 3। चलो देखो, अब यहाँ क्या है, पानी भरा हुआ है। अब जैसे ही अगर मैं यहाँ से एक होल कर दूँ, एक छेद कर दूँ यहाँ से, है ना, तो ऊपर से क्या है, अभी हमारा यहाँ से प्रेशर
बन रहा है, वाटर का जो दबाव है वो प्रेशर हमारा भी यहाँ से बन रहा है ना। तो जैसे ही मैं यहाँ से अगर एक होल कर दूँ छोटा सा, तो क्या होगा कि वाटर जो है अब हमारा वो फ्लो करना स्टार्ट होगा और यहाँ से ये वाटर जो है ऐसे बहना इस तरह से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाटर बहना स्टार्ट हो गया हमारा, है ना। अगर यही होल मैं लेवल 2 से करूं, देखो अगर जो लेवल 2 है तो यहाँ से अगर मैं इसी होल को यहाँ से कर रहा हूँ तो अब क्या होगा, जो वाटर का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा हमारा। और प्रेशर बढ़ने की वजह से जो इसका जो वाटर जो गिरेगा हमारा वो कुछ यहाँ गिरेगा, है ना, इस तरह से गिरेगा। और अगर इसी को मैं होल जो है मैं यहाँ पर लेवल 1 पे करूँ, यहाँ पर मैं होल कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वाटर जो मेरा फ्लो करेगा यहाँ पर इसका जो रेंज है ये ज़्यादा स्पीड में जाएगा और ये थोड़ा सा ज़्यादा ही दूर पे ये जो वाटर है हमारा फॉल करेगा, ऐसे गिरेगा हमारा, है ना। तो देखो, तो तीनों केसेस में वाटर क्या हो रहा है, आपका जो फ्लो हो रहा है, एक का रेंज कम है, एक का रेंज थोड़ा सा ज़्यादा है, एक का और भी ज़्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो यहाँ से जो अभी जो प्रेशर है हमारा, प्रेशर जो है, प्रेशर अभी क्या है हमारा कि लेवल 3 पर जो प्रेशर है वो बहुत कम, लेवल 2 पे उससे ज़्यादा, लेवल 1 पे उससे ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है पानी का जो फोर्स है वो उतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना। ये आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, बहुत सिंपल सा आपका एक्सपेरिमेंट है, बहुत तुच्छा सा एक्सपेरिमेंट है। आप भी सोचते होगे कि सर ये क्या बता रहे हैं, तो देख लो इसी पर बेस्ड है हमारा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सपोज करो अगर यहाँ पर जो प्रेशर है, लेवल 3 पर जो प्रेशर है वो 10 पास्कल का अगर प्रेशर है, ठीक है, 10 पास्कल का प्रेशर है, और लेवल 2 पे जो प्रेशर है हमारा वो 20 पास्कल का प्रेशर है, और लेवल 1 पे जो प्रेशर है हमारा वो हमारा 30 पास्कल का प्रेशर है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वाटर का फ्लो जो है हमारा, वो देख सकते हो कि उसका जो स्पीड है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है ना। क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमारा क्या हो रहा है कि जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। अगर मैं चेंज इन प्रेशर निकालूं, यानी कि जो प्रेशर हमारा इसके अंदर है, मैं अभी इस लेवल की प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस वाटर की जो टैंक के अंदर का जो प्रेशर है मैं इसके लेवल पे प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका प्रेशर मैं बाहर के प्रेशर से बात कर रहा हूँ। अगर मैं चेंज इन प्रेशर निकालूँ, बाहर से कंपेयर करूँ, तो देखो पहला जो है हमारा डेल्टा 1 अगर मैं निकालता हूँ प्रेशर, तो क्या होगा हमारा कि पहला हमारा 10 पास्कल का प्रेशर है। बाहर का प्रेशर क्या है हमारा, बाहर में प्रेशर 0 है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा कि 10 - 0 = 10 आ गया हमारा, है ना। तो डिफरेंस आ रहा है मेरा, प्रेशर डिफरेंस मैं निकाल रहा हूँ, ये प्रेशर डिफरेंस है। तो देखो दूसरा अगर मैं प्रेशर निकालूँ, प्रेशर डिफरेंस सेकेंड लेवल का, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 20 - 0 यानी कि 20 हो जाएगा। थर्ड का निकालूँ अगर मैं, तो वो क्या हो जाएगा 30 - 0 यानी कि 30 हो जाएगा हमारा। तो प्रेशर डिफरेंस अलग अलग जगह पे आ रहा है। अब देखो समझना इस बात को कि वाटर जो हमारा फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूँ, यहाँ हो गया हमारा फ्लो ऑफ वाटर है हमारा। तो अब खुद जरा देखो कि जैसे जैसे आपका प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे प्रेशर डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लो ऑफ वाटर भी क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज, तो फ्लो, अब ये क्या हमारा प्रेशर डिफरेंस है, ये क्या है, प्रेशर डिफरेंस है। हम लोगों ने ये निकाला ना, ये प्रेशर डिफरेंस हो गया। उसी तरीके से अगर मैं फ्लो ऑफ वाटर को मैं फ्लो ऑफ करंट भी समझ लूं, अगर मैं मान लूं कि ये क्या है हमारा कि फ्लो ऑफ करंट है, समझो इस बात को कि अब अगर हमारा फ्लो वाटर की जगह करंट फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, और प्रेशर डिफरेंस की जगह पर अगर हमारा आ जाए पोटेंशियल डिफरेंस, क्या आ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब समझो इस बात को, जिस तरह से प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज हो रहा था तो फ्लो ऑफ वाटर का जो है हमारा वो भी इंक्रीज हो रहा था। सेम केस हमारा ऐसा होगा क्या कि जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो वाटर भी मतलब कि फ्लो ऑफ करंट भी जो है हमारा वो भी इंक्रीज होगा। तो इसको समझो इस बात को, ठीक है। तो इसी से जो है यही एक्सपेरिमेंट जो है कौन लेके आए थे, तो ये लेके आए थे आपको ओम्स जो है वो लेके आए थे, है ना, बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, वो लेके आए, है ना, 1826 में
1826 में वो लेके आए इस लॉ को, ठीक है। और उसके बाद इसीलिए जो है उनके नाम से ही जो है ये रखा गया। तो वो लेके के आए और उसके बाद जो है ये उस पर रखा गया। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बताया कि क्या कि जो करंट है, जो हमारा करंट वो क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा किस पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज करेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा तो करंट भी डिक्रीज करेगा। अब देखो इसी बात को मैं और भी अच्छी तरीके से पहले लिख के आपको समझाता हूँ। पहले तो मैं आपको इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड थोड़ा सा दे दूँ, उसके बाद फिर जो है मैं आपको डेफिनेशन की तरफ चलूँगा, डेफिनेशन भी बताऊँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड है वो देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है कि दिस लॉ वाज गिवन बाय जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सीमन ओम, जो जर्मन के रहने वाले थे, है ना। जो उनका फुल नेम क्या है कि जॉर्ज सीमन ओम नाम है इनका। तो जिनकी पैदाइश आपको 1787 में हुई थी और डेट ऑफ बर्थ जो है इनका वो 1854 में हुआ था। तो उन्होंने 1826 में जो है इसका जो है रिलेशनशिप जो है वो बताया था ओम्स, इस लॉ के बारे में उन्होंने जो है ओम्स ने जो है बताया था। और क्योंकि उन्होंने ही बताया तो उनके ही नाम से जो है ये लॉ पढ़ा है हमारा। अब आइए आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट, ये जो दिखाता है ये बताता है किसके बारे में, तो ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, तो बिटवीन करंट फ्लोइंग इन मेटेलिक वायर, तो वो करंट जो कि आपको क्या हो रहा है मेटेलिक वायर में फ्लो कर रहा है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेसिस्टेंस। तो ये जो है आपको रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेसिस्टेंस, इन तीनों के बीच में जो है ये रिलेशनशिप हमें बताता है। और इसी रिलेशनशिप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ भी बोलते हैं। इसी को ओम्स लॉ जाना जाता है। बट ओम्स लॉ एक्चुअली है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, ये अब जो है हम लोग वो देखेंगे। तो आइए हम लोग जो है इसका डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि ओम्स लॉ आखिर क्या बोलता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग ओम्स लॉ का जो है डेफिनेशन वो देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ के मुताबिक क्या बोल रहा है कि एट ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग सेम और कांस्टेंट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड एक्सेट्रा। मतलब कि जितने भी आपके एक्सटर्नल ऐसे कुछ भी हैं फिजिकल कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट पर ही ओम्स लॉ जो है अप्लीकेबल है, अदरवाइज ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं। अब ये कांस्टेंट क्या है, ये कैसे कांस्टेंट होगा, तो अगर इसके लिए नहीं जान रहे हो आप तो घबराओ मत। अभी मैं इसके बारे में भी बात करूंगा, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि मैं किस कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आइए अब तो अभी यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि जो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा ये सब सारे क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। एक्सटर्नल ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए। सपोज कहीं पर टेम्परेचर हाई है ना, तो वहाँ पर जो ओम्स अगर आपने अगर कांस्टेंट टेम्परेचर लिया यानी कि टेम्परेचर अगर 25 डिग्री ही है तो 25 डिग्री पे ही जब आप निकालोगे तो ये एप्लीकेबल है, आपका हमेशा जो है सेम आएगा। बट अगर आपने टेम्परेचर एक बार 25 डिग्री लिया, एक बार 30 डिग्री लिया, एक बार 35 डिग्री लिया, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग जो रिजल्ट है आपको वो आएगा, ठीक है। तो मेनली अपन बात करते हैं टेम्परेचर पे ही, बट ये सब सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके क्या बोल रहा है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो करंट हमारा फ्लो होता है कंडक्टर से वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पूरे कंडक्टर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है उस पर जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन प्रोपोर्शनल है, करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस दैट अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करें, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, है ना, एक एग्जांपल लेके बताया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर जैसे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा कि फ्लो ऑफ करंट जो है वो बढ़ना स्टार्ट होगा, तो करंट भी हमारा क्या होगा वो बढ़ेगा। तो यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मीन्स दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ V क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। अब एक बात और समझो, अगर हम देखें बहुत जगह आपको ना ये ऐसे भी लिखा आता है ना
कि V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा मत लिखना। अगर आप देखोगे तो टेक्निकली ये थोड़ा सा जो है ना आपको सही नहीं बैठेगा। क्यों? इसका मतलब ये होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डिपेंड कर रहा है करंट पे, यानी कि करंट अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। हालांकि डेफिनेशन हमारा ये नहीं कहता है, डेफिनेशन हमारा ये बोलता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट हमारा जो है वो भी बढ़ेगा। तो करंट जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस पे, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट पर। बात समझ में आ रही है? तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, ये बात कहा जा रहा है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो आप इसको अवॉइड करो, इसको मत लिखना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आप ये मेंशन करना कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और अगर जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आप हटाओगे तो आप एक क्या होता है, हमें जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट अपन डालते हैं, तो कांस्टेंट हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1/R जो है वो कांस्टेंट आता है। अब ये R क्या है? रेसिस्टेंस है। किसका रेसिस्टेंस है? तो देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि वेयर R इज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का रेसिस्टेंस है, और जो कि क्या है कि कांस्टेंट है फॉर ओमिक कंडक्टर। अब यहाँ समझो ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर ये क्या होता है? तो ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, दैट इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। ऐसे भी कंडक्टर हैं जो आपके ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो ओमिक कंडक्टर नहीं कहलाएंगे हमारे। तो ये एप्लीकेबल है हमारा किसके लिए? ओमिक कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है। ऐसे कंडक्टर नहीं जो कि ओमिक लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको जो हमारे जो बुक में मेनली जो है आपको 95% ऐसे ही कंडक्टर के बारे में बात किया गया है जो कि ओमिक कंडक्टर हैं, ठीक है। और जो कंडक्टर ओमिक कंडक्टर नहीं है तो उसके बारे में भी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सिर्फ एप्लीकेबल है वो ओमिक कंडक्टर के बारे में ही एप्लीकेबल है। बात समझ में आ रही है ना कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप बात करोगे सेमीकंडक्टर की, तो हालांकि वो भी तो उसमें भी तो करंट फ्लो होता है ना, तो अभी यहाँ पर जो है आपको वो ओबे नहीं करेगा, है ना। क्यों नहीं ओबे करेगा? कि ये ओमिक कंडक्टर को फॉलो नहीं करता, ओमिक कंडक्टर नहीं है हमारा, तो इसीलिए। तो आइए अब हम लोग बात करने क्या कि I इज क्या हो गया हमारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो मैंने 1/R डाला है, तो 1/R क्या है हमारा? रेजिस्टेंस, अभी मैंने बताया। अच्छा, इसकी डेफिनेशन को एक इस तरह से भी पढ़ाया था, आपको इस तरह से भी डेफिनेशन देखने को मिलेगा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेसिस्टेंस। आपको ऐसे भी बहुत जगह मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपको बहुत जगह ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग ये आपका जो है ऑलमोस्ट सारा डेफिनेशन था ओम्स लॉ का। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, पूछे जाते हैं कि ओम्स लॉ क्या है ना, और उसको जो है आपको वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है ये सब इस टाइप के क्वेश्चन, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपको एग्जाम में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग मिलेंगे, अब हम लोग जो करने वाले हैं वो है लिमिटेशन, यानी कि ओम्स लॉ का जो लिमिटेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम लोग वो देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है ओम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं उस पर बात करते हैं। तो देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो पहला लिमिटेशन क्या है कि द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मटेरियल हैज़ टू रिमेन कांस्टेंट। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी फिजिकल कंडीशंस हैं वो सारे क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए ओम्स लॉ को ओबे करने के लिए। अगर ओम्स लॉ तभी आपका एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दूसरा है हमारा क्या कि ओम्स लॉ इज़ नॉट वैलिड फॉर डायोड और सेमीकंडक्टर। तो मैंने आपको बताया था, अभी लेक्चर में बताया था कि ओम्स लॉ जो है आपको सेमीकंडक्टर के लिए वो वैलिड नहीं है ना। उसका जो आप ग्राफ भी बनाओगे, मैं दिखाऊंगा, उसका ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा। उसका ग्राफ भी आपको थोड़ा डिफरेंट बनेगा इन कंपेरिजन टू आपके जो ओमिक्स कंडक्टर हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए, ये तीसरा है हमारा क्या कि ओम्स लॉ इज़ नॉट एन यूनिवर्सल लॉ। तो ओम्स लॉ जो हमारा एक वो यूनिवर्सल लॉ नहीं, जैसे कि हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो वो यूनिवर्सल लॉ है, ये हर जगह के लिए एप्लीकेबल है। बट ये जो ओम्स लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब करंट आपका फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो होना होगा तो फिर हीट आपका बढ़ेगा, है ना। जब थोड़ा सा ही हीट इंक्रीज़ होगा, जब हीट इंक्रीज़ होगा तो जो ओम्स लॉ कहता है उस चीज़ को फिर वो वैलिड नहीं रहेगा आपका, उसमें फिर एरर आने लगेंगे,
ठीक है। तो यही तीन इससे कुछ आपके जो है लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ के। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेसिस्टेंस के बारे में। हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, और अगर हम रेसिस्टेंस और बाकी 3 और टॉपिक हैं उनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो तकरीबन 1 घंटे का बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है मैं इसके जो बाकी के जो रेस्ट 3 टॉपिक जो रह गया है, रेसिस्टेंस और आपका स्लोप, एंड उसके बाद हाउ ओम्स लॉ विल बी प्रूव्ड, वेरीफाइड, कैसे वेरीफाई करेंगे हम लोग, ये 3 टॉपिक जो है हमारा, ये तीनों बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट को हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा बन रहा है हमारा। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो फिर वो आप बोर भी फील करने लगोगे। तो हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें। जय हिंद, जय भारत।